वेलकम बैक टू माय चैनल CBSE एनसीईआरटी ह्यूमैनिटीज़। और मैं आपको कराने वाली हूँ आज चैप्टर 10 क्लास 12 का कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड। ये इस चैप्टर का मतलब क्या है कि हम जो कंट्री साइड यानी कि विलेज एरियाज थे उस पर कॉलोनिज्म कैसे होता था, कैसे ब्रिटिशर रूल करा करते थे और क्या क्या ऑफिशियल आर्चीव्स लिखे गए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा बंगाल एंड ज़मींदार। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलोनियल रूल जो है इस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में। ठीक है, और बंगाल उस टाइम बंगाल में बिहार भी था और झारखंड भी था, और सेकंड प्रोविंस उनका था बॉम्बे डेक्कन। देखो, सबसे पहले बंगाल में उनका रूल हुआ, फिर उसके बाद बॉम्बे डेक्कन में उन्होंने दूसरा रूल करना शुरू करा। ठीक है, अब बंगाल की ही कहानी है जहाँ पे एक राजा था, राजा बुर्दवन। उसके ना जो स्टेट्स थे वो ना ऑक्शन में बिक रहे थे। ठीक है, ऑक्शन में इसलिए बिक रहे थे क्योंकि वो जो है परमानेंट सेटलमेंट की वजह से उसके जो स्टेट्स है वो बिक रहे थे, जो भी उसका लैंड है, जो उसका महल है, वो बिक रहा था ऑक्शन में। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या है? परमानेंट सेटलमेंट एक ऑपरेशन है जो कि 1793 में आया बाय चार्ल्स कॉर्नवालिस, और इसने कहा कि हर एक ज़मींदार है, जो ज़मींदार है उसको एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है उसे देना होगा। अगर वो नहीं दे पाया तो उसके स्टेट्स जो है वो बिक दिए जाएंगे। ठीक है, हम उसके स्टेट्स को बेच देंगे ऑक्शन में। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे कलेक्टर देखता है कि कैसे बहुत सारे जो परचेजर्स हैं वो राजा के सर्वेंट्स हैं या फिर एजेंट्स हैं, और वो अपने मास्टर के बिहार पे वो लैंड को खरीद रहे हैं। इसी से ही पता लगता है कि कैसे 95% जो ऑक्शन हो रहे थे वो फिक्टिशियस थे। अब इस टॉप पॉइंट में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भले ही राजा का लैंड क्यों बिक रहा था वगैरह वगैरह, तो आपको धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। देखो, क्या हो रहा था, राजा का लैंड परमानेंट सेटलमेंट के एक लॉ रूल की वजह से बिक रहा था। देखो, परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि आपको है ना रेवेन्यू देना होगा। ठीक है, ज़मींदार को रेवेन्यू यानी कि विलेज से कलेक्ट करके पैसा देना होगा जो कि एक फिक्स्ड होगा। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो फिक्स्ड होगा, और ज़मींदार को उसे देना होगा हर महीने। किसको? कंपनी को। और अगर वो नहीं दे पाएगा उसका लैंड बेच दिया जाएगा। तो ऐसे ही देखने को मिलता है 18th सेंचुरी में कि कई ऐसे राजा होते हैं, ठीक है, जिनके स्टेट्स जो है वो बिखरे होते हैं। सिर्फ राजा और बुर्दवन ऐसा नहीं था। 75% जो है ज़मींदारी बिक रही थी। और परमानेंट सेटलमेंट जो है ब्रिटिश ऑफिशियल क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? वो बिक रहा था, ये सब हो रहा था, तो परमानेंट सेटलमेंट लगाया है क्यों इंडिया में? क्यों लगाया बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट? देखो, बंगाल में 1770s के टाइम पे क्या हो रहा था, बंगाल की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी। ठीक है, फेमाइन बहुत ज़्यादा आ रहा था, फेमाइन यानी कि सूखापा, और एग्रीकल्चर आउटपुट जो था बहुत नीचे जा रहा था। इतना जो डिग्रेड है वो देखते हुए उन्होंने सोचा कि हम परमानेंट सेटलमेंट लगा देते हैं। और परमानेंट सेटलमेंट लगाने का, उस पर परमानेंट सेटलमेंट क्या है, एग्रीकल्चर फोकस्ड है। एग्रीकल्चर फोकस्ड इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स उन्होंने देखा कि अगर हम ट्रेड और रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एग्रीकल्चर की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें इनकरेज करनी होगी। अगर एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट होगा तो आउटपुट भी आएगा, और आउटपुट आएगा तो फिर हमें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, ये सब देखते हुए उन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उन्होंने कहा है ऐसा कोई चाहिए, हमें ऐसी कोई इंसान चाहिए जो अपनी पोजीशन पे बैठकर जो है हमारे लिए रेवेन्यू लाए, और वो जो एग्रीकल्चर है उसमें बढ़ावा दे। ठीक है, उसको हम राइट ऑफ प्रॉपर्टी देंगे, मतलब अच्छी खासी उसे ज़मीनों का राइट देंगे। ठीक है, अच्छी खासी उसे ज़मीनें देंगे और उसके बदले हमें वो जो है वो रेवेन्यू देगा। अब परमानेंट जो रेवेन्यू होगा वो परमानेंटली फिक्स होगा, ऐसा नहीं कभी ज़्यादा मांग रहे हैं कभी कम मांग रहे हैं। ठीक है, परमानेंटली फिक्स होगा, और जो है हमें रेगुलर फ्लो चाहिए। ठीक है, ऐसा रेगुलर फ्लो कि मतलब एक तरह से जो एंटरप्रेन्योर है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसे प्रॉफिट ही दिखे। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्ट करने वाला है उसे प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, और भले ही कुछ भी कंडीशन हो, हमें परमानेंटली फिक्स जो हमने रेवेन्यू करा है उसका रेगुलर फ्लो होना चाहिए, वरना तुम्हारे जो स्टेट्स है वो तो हम ऑक्शन में बेच देंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा कौन इंडिविजुअल होगा जो कि हमारे लिए इम्प्रूव, मतलब ब्रिटिशर ऐसा सोचते थे कि ऐसा कौन इंडिविजुअल होगा जो हमारे लिए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगा और हमारे लिए रेवेन्यू ले आएगा। ठीक है, तो डिबेट के बाद उन्होंने देखा कि जो राजा होते हैं और तालुकदार होते हैं बंगाल के, वो हमारे लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, राजा यानी कि जो ज़मींदार हैं उन्हें भी राजा कहा गया है। अब देखो, राजा से यहाँ पे कहना मतलब ये है कि राजा का मतलब किंग ही होता है, मगर किंग के पास जितनी पावर होती है ना उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनके पास बिग लैंड है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब उनके पास सिर्फ ज़मीनें हैं बड़ी बड़ी अच्छी खासी। ठीक है, लेकिन उनके पास जो कोर्ट कचहरी वगैरह की पावर थी, आर्मी थी, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस पार्ट को डाला है। स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है वो, मतलब ब्रिटिश,
लोग, ठीक है। जो कंपनी थी वो स्टेट थी, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले राजा आते थे, ठीक है। सबसे पहली पोजीशन जो होल्ड करते थे वो राजा होते थे। राजा के बाद जमींदार, जो नॉर्मल जमींदार होते थे, जिनके पास राज्य जितनी ज़मीन नहीं होती थी, उनको कहते हैं, वो राजा के बाद आते थे। राजा, और ये एक ही कॉलम के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आते थे जमींदार के बाद तालुकदार, ठीक है। तालुकदार के बाद आते थे जोतेदार, जोतेदार के बाद आते थे रिवॉर्ड्स। तालुकदार का मतलब होता है वो जो लोग ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। वो लोग जो ताल्लुक रखते हैं और जो कि जो कि है ना एक तरह से हमारे लिए वो काम करेंगे, हमारे लिए टेरिटोरियल यूनिट में काम करेंगे, ठीक है, वो लोग, ठीक है। सॉरी। अब इसके लिए ज़मींदार को क्या होता था, उन्हें रेवेन्यू डिमांड को पे करना होता था और वो फिक्स रहता था, ऐसा कभी भी कम कभी भी ज़्यादा नहीं होता था। उन्हें वो कहते थे कि हमें भाई रेवेन्यू डिमांड है, वो तो फिक्स ही रहेगा, आपको उसे पे करना होगा। ज़मींदार क्या होता था, अब क्या होता था देखो मैं आपको बताती हूँ। ये ज़मींदार है, इसके अंदर है ना बहुत सारे विलेजेस होते थे, ठीक है। और ये विलेज के लोगों, विलेज में ना अपने ऑफिसर्स भेज दिया करता था, अमला उन्हें कहते हैं, ठीक है। अभी आगे जाके आप देख भी लोगे उसकी स्पेलिंग और उसका जिक्र, अमला, ठीक है। तो ये अमला क्या करता था, विलेज जाता था और वहाँ से जो लोग हैं उनसे पैसे ले लिया करता था, उनसे पे लिया करता था और पे लेकर वो ज़मींदार को लौटा देता था, ठीक है। तो ऐसे ज़मींदार जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करा करते थे विलेजेस में। तो इसलिए ज़मींदारों के पास विलेज हुआ करता था, मतलब जो ज़मीनें हैं विलेजेस वो ज़मींदार के अंडर ही होती थी, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टी मान सकते थे उसे, ठीक है। अब जो कंपनी के हिसाब से हर एक विलेज में एक ज़मींदार तो होता ही, मतलब हर एक विलेज के अंडर एक ज़मींदार होता है और हर एक विलेज से उसका रेवेन्यू कलेक्ट होगा, ठीक है। वन रेवेन्यू स्टेट होगा, मतलब अगर समझ लो एक ज़मींदार के अंडर 4 विलेज है तो उन चारों का अलग अलग रेवेन्यू लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनसे चारों से एक ही रेवेन्यू लिया जाएगा, ठीक है। और फिक्स टोटल डिमांड थी इंटायर स्टेट पर, मतलब इस स्टेट से इतनी चीज़ें हैं वो मांगते थे। अब क्या होता था कि ज़मींदार जो है ना वो डिफरेंट विलेजेस जो हैं उनसे रेवेन्यू लिया करते थे और वो कंपनी को दिया करते थे। और जैसे कि अगर कंपनी ने 100 रुपये रेवेन्यू मांगा है तो एक बार क्या हुआ 200 रुपये जो उन्हें वो जमा हो गए, तो वो 20 रुपये जो हैं अपने पास रख लिया करते थे एज देयर इनकम, ठीक है। अब मतलब एडिशनल इनकम की तरह। अब ज़मींदार पेमेंट क्यों नहीं दे पाते थे, अगर इतना सब सिंपल होता था, एक फिक्स्ड होता था, तो ज़मींदार फिर भी अपनी पेमेंट जो है वो क्यों नहीं दे पाते थे। इसके पीछे 4 पॉइंट्स है, मैंने देखो कैसे आपके लिए पॉइंट्स को मार्क कर रखा हुआ है, तो आप इसे भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ लो पहले देखो, इनिशियल डिमांड जो थी वो बहुत हाई थी, जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स उन्होंने फ्यूचर का सोच के जो है उन्होंने रेवेन्यू रखा था, उन्होंने आज की कंडीशन के हिसाब से रेवेन्यू नहीं रखा था कि देखो आज अगर लोग ये जो पीजेंट से 50 कमा रहे हैं तो ये अगर हम इसे 10 दे सकते हैं तो हम इतना ही रेवेन्यू रख लेते हैं, नहीं। उन्होंने जितना वो कमा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने रेवेन्यू रखा, ये सोच के कि अगर ये फ्यूचर में कमाने लग जाएंगे और फ्यूचर में समझ लो हम 100 रुपये मांग रहे हैं आज भी और फ्यूचर में भी जाकर, तो 500 रुपये 5,000 रुपये कमाने लग गए तो भाई हमारा तो कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं, ठीक है। अगर ये आगे जाके हमारे प्रॉफिट की, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी वजह से इन्हें प्रॉफिट हुआ, ये 5,000 कमा रहे हैं और तब भी हमसे 100 रुपये ही मांगते रह जाएंगे इनसे, तो क्या ही प्रॉफिट होगा हमें, है ना। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही जो रेवेन्यू की डिमांड है वो हाई कर रखी हुई थी, ठीक है। भले ही कुछ भी कंडीशन हो उन्होंने फिर भी इनिशियल डिमांड जो है वो हाई ही कर रखी हुई थी। दूसरा पॉइंट, 1790s के टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था ना वो बहुत डिप्रेस था, बहुत बेकार चल रहा था, लेकिन ज़मींदार्स को ना फिर भी अपना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना पड़ रहा था, ठीक है, जिससे उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। अब एग्रीकल्चर इतना बेकार चल रहा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा था, पीजेंट्स को देने में परेशानी हो रही थी, ठीक है। अब रेवेन्यू जो है इनवेरिएबल था, रेवेन्यू इनवेरिएबल यानी कि कितना भी हार्वेस्ट हो, भाई तुम्हारा हार्वेस्ट समझो 10% है लेकिन फिर भी तुम्हें 100 रुपये रेवेन्यू जो है उसे देना होगा, ठीक है। हार्वेस्ट कितना भी हो तुम्हारा फिर भी तुम्हें रेंट जो है पंक्चुअली देना पड़ेगा। यहाँ पे पंक्चुअली का मतलब ये है कि जो वो था परमानेंट सेटलमेंट, उसके अंदर एक और लॉ था जिसका नाम है सनसेट लॉ। सनसेट लॉ में क्या था कि तुम्हें एक स्पेसिफिक डेट दे रखी है ब्रिटिशर ने और उसके हिसाब से तुम्हें ज़मींदारी देनी है। समझ लो 18 डेट दे रखी है और 18 डेट के सनसेट के बाद जो अगर तुम नहीं जमा कर पाते, 18 डेट में अगर तुमने सनसेट के बाद जो है वो पैसे जमा कर भी लिए, ठीक है, या नहीं कर पाते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जो ज़मींदारी है वो ऑक्शन पर लग जाएगा, ठीक है।
अब फोर्थ पॉइंट ये है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, वो है ना ज़मींदारी की पावर जो है उसे भी कम करता था। ज़मींदारी की पावर कैसे कम करता था? देखो, ज़मींदार जो होते थे ना, राजाज, ठीक है, उनके ट्रूप जो है वो डिसबैंड कर दिए थे, उनकी आर्मी डिसबैंड कर दी थी, जो कस्टम ड्यूटी है वो अबॉलिश कर दी थी, ठीक है, जो भी उनकी ड्यूटीज़ होती थी, जो भी उनके जो चीज़ें वो करते थे वो सब अबॉलिश कर दिया। कचहरीज़ यानी कि कोर्ट जो है वो अब सुपरविजन के अंडर आ गया, किसके? कलेक्टर। मतलब वो ज़मींदार नहीं चला रहे अपना कोर्ट, कलेक्टर चला रहा अपना कोर्ट, ठीक है। ज़मींदार जो थे ना, लोकल जस्टिस पे भी जो अपने रूल हैं वो भी नहीं लगा पाते थे, मतलब लोकल जस्टिस भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते थे, और लोकल पुलिस का एक काम होता था उनका, वो भी वो नहीं कर पाते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे उनके ये सब जो राइट्स हैं वो उनसे छीन ली गई थी। अब क्या होता था, जब अमला जो चाहते थे विलेज में उनके रेंट को कलेक्ट करने के लिए, तो रिवॉर्ड्स, दो तरीके के रिवॉर्ड्स होते थे। पहला रिवॉर्ड जो होता था ना, जिनका ना बैड हार्वेस्ट होता था, इसकी वजह से वो अपने जो ड्यूज़ है वो पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। दूसरा ये था कि कुछ रिच रिवॉर्ड्स होते थे, जिनका नाम है जोतेदार एंड मंडल्स। इन जोतेदार के बारे में हम पूरा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये ना, इन्हें मज़ा आता था ज़मींदार को ट्रबल में देखने में, और ये जानबूझ के ज़मींदार को पैसे नहीं देते थे और उसे परेशान करते थे, ठीक है। अब देखो ज़मींदार के जोतेदार के बारे में पढ़ने वाले। जोतेदार क्या थे? देखो फ्रेंच, देखो इस चैप्टर में हम कम से कम 2-3 नाम जानेंगे, ठीक है। तो फ्रैंकिस बुचनन के सर्वे के हिसाब से दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कम से कम जो नॉर्थ बंगाल के एक दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अच्छे खासे रीच जोतेदार हुआ करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जोतेदार हुआ करते थे। 19th सेंचुरी में जोतेदार जो है ना, वो ना उनके पास कम से बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी। समझ लो 100 हज़ार एकड़ उनके पास ज़मीनें हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा वास्ट ज़मीनें उनके पास होती थी, ठीक है। वो लोकल ट्रेड को कंट्रोल करते थे, मनी लेंडिंग का भी काम करते थे, लोन वोन देना भी उनका काम हुआ करता था, ठीक है। तो हर विलेज में एक जोतेदार हुआ करता था, ठीक है। वो लोकल ट्रेड संभालता था, मनी लेंडिंग संभालता था, और उसके पास अच्छी खासी ज़मीनें होती थी, ठीक है। अब क्या होता था, जो जोतेदार है उनके पास है ना शेयर कॉपर्स आते थे काम करने के लिए। शेयर कॉपर्स को कहा जाता है अधियार्स, ठीक है, अधियार्स या बरकदार्स, ठीक है। अधियार्स और बरकदार्स क्या करते थे, वो उनके लैंड पे जाके काम किया करते थे, और जो भी हाफ प्रोडक्शन है वो जोतेदार को दे के आ जाते थे। मतलब सिर्फ वो हाफ प्रोडक्शन अपने पास रखते थे, बाकी जो प्रोडक्शन है वो जोतेदार को दिया करते थे, ठीक है। तो देख रहे हो ना कैसे जोतेदार का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, विद इन द विलेज द पावर ऑफ जोतेदार वो मोर इफेक्टिव। मतलब जोतेदार की पावर जो है वो मोर इफेक्टिव है दैन द जमींदार, ठीक है। जमींदार की पावर विलेज में इतनी इफेक्टिव उन्हें क्यों नहीं थी, ठीक है। जोतेदार की क्यों थी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। देखो, इसलिए पहला पॉइंट ये है कि जो जैसे ज़मींदार जो है ना वो विलेज के बाहर रहते थे, ऐसा नहीं था। जोतेदार विलेज के अंडर ही रहा करते थे, अंदर ही रहा करते थे, और उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। जो पुअर सेक्शन होता था विलेजेस में, उनके ऊपर वो अच्छा खासा डायरेक्ट कंट्रोल कर पाते थे जोतेदार, और वो विलेज में ही रहा करते थे। दूसरा, वो है ना ज़मींदार के ऑफिशियल्स जो है ना, जब वो जमा करने आते थे, जब रेवेन्यू को वो जमा करने आते थे, जमा इंक्रीज़ करवाने के लिए जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करने के लिए आते थे, तो वो है ना बहुत कोशिशें करते थे जिससे वो जमा नहीं कर पाए, ठीक है। जो अमला है वो जमा नहीं कर पाए रेवेन्यू, ठीक है। वो क्या करते थे इस चीज़ के लिए, वो रिवॉर्ड्स को मोबालाइज करते थे कि भाई जो उन पे डिपेंड होते थे, जो रिवॉर्ड्स बेचारे उन पे डिपेंड होते थे, वो उन्हें कहते थे कि भाई अगर तुमने ना वो पैसे दिए तो तुम्हें देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है। और वो कहते थे कि तुम्हें ना अपनी पेमेंट्स को डिके करो, जो भी तुम अपने ड्यूज़ दे रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, उसको डिके करो, उसको बहुत लेट करो, ताकि ज़मींदार जो है वो परेशान होए। अब देखो, ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जब ज़मींदार की जो प्रॉपर्टी थी, ज़मींदार की जो ज़मींदारी थी वो ऑक्शन पे लगाई जा रही थी, तो जोतेदार सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाते थे, ठीक है, ठीक है। जब भी किसी भी ज़मींदार की प्रॉपर्टी बिक रही होती थी ऑक्शन पे, तो जोतेदार वहाँ पे दौड़ते दौड़ते सबसे पहले पहुँच जाया करते थे, ठीक है। अब मोस्ट पावरफुल जोतेदार जो कहाँ थे, वो नॉर्थ बंगाल में थे, सबसे पावरफुल जोतेदार, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनका नॉर्थ बंगाल में ही अच्छा खासा कंट्रोल चल रहा है, नहीं। भले ही वो नॉर्थ बंगाल के ही अच्छे खासे पावरफुल जोतेदार है, लेकिन वो ऑल पार्ट्स ऑफ बंगाल में भी अच्छा खासा जो रूल है वो कमांडिंग फिगर्स हुआ करते थे। अब कई प्लेसेस में उन्हें हौलादार्स कहा जाता था, कई प्लेस में उन्हें गांधीदार्स कहते थे, कई प्लेसेस में उन्हें मंडल भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे एमसीक्यू मार्क में आ सकता है। अब ज़मींदारी रजिस्ट, देखो ज़मींदार इतना देख रहा है कि देखो मुझे जोतेदार भी तंग कर रहे हैं, मुझे तो ब्रिटिशर्स भी तंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या क्या करता था। सबसे पहले हमें पहले मतलब स्टार्टिंग में पढ़ लेता, वो फिक्टिशियस सेल करवाता था। मतलब वो अपने जो भी वो होते थे उसके अंडर जो भी काम करते थे, सर्वेंट्स या फिर एजेंट्स जो होते थे, वो कहता था कि भाई जाके तुम खरीद लो, जो मेरी सेल
जो मेरे ऑक्शन पे जो मेरी ज़मीन बिक रही है, तुम जाके खरीदो जल्दी से, ठीक है। तो फिक्टिशियस सेल करवाता था, जैसे कि राजा और बुर्दवन के एग्जाम्पल में हमने देखा। अब क्या हुआ, राजा और बुर्दवन ने एक और चीज़ करी। वो क्या करता था, मदर के नेम पे अपनी प्रॉपर्टी, जब उसकी प्रॉपर्टी बिक रही थी, ठीक है, जब उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन पे बिकने वाली थी, तो वो उसी से पहले ही अपने मदर के नेम पे ज़्यादातर प्रॉपर्टी वो कर देता है। अब मदर के नेम पे इसलिए करता है क्योंकि वुमेन की प्रॉपर्टी जो है कंपनी नहीं लिया करती थी, ठीक है, जिससे उसका फ़ायदा हो गया। उसका सेकंड पॉइंट ये है कि जो रेवेन्यू डिमांड थी कंपनी की, वो है ना, वो नहीं देता था, वो हेल्ड कर लिया करता था। मतलब ज़मींदार कुछ कुछ ऐसे होते थे, वो है ना रेवेन्यू डिमांड अपने पास कलेक्ट कर लिया करते थे, और जब उनकी प्रॉपर्टी बिकने वाली होती थी ऑक्शन पे, तो वो उन्हीं पैसों से वो प्रॉपर्टी खरीद लिया करते थे, ठीक है। तो ऐसे 2 स्ट्रेटजीज़ वो लगाया करते थे। और भी तरीके हैं, जैसे कि वो क्या करते थे, जो लोग हैं, अब सिर्फ वही लोग नहीं, ज़मींदार जो होते थे वही एफर्ट्स नहीं लगाते थे, और भी लोग हैं वो चाहते थे कि भाई ज़मींदार के पास ही ज़मींदारी रहे। क्यों? देखो, अगर बाय चांस किसी भी आउटसाइडर ने जो ज़मींदारी है उसको खरीद लिया, किसी भी ज़मींदार की ज़मीनों को खरीद लिया, ठीक है, तो वो उस पर पोजेसन नहीं पा पाता था, ठीक है, उस पर कंट्रोल नहीं पा पाता था। कंट्रोल क्यों नहीं पा पाता था? क्योंकि राजा के लथियल्स होते थे। लथियाल्स यानी कि जो स्टिक या डंडियों से मारा करते हैं, ठीक है, तो वो अटैकर्स होता थे, ठीक है। तो लथियाल जो होते थे ना, वो अटैक कर दिया करते थे उस आउटसाइडर पे, और उसको अच्छा खासा पीट दिया करते थे, भाई तूने हमारी हमारी प्रॉपर्टी कैसे ली, हमारे राजा की प्रॉपर्टी कैसे ली, वापस दे, ठीक है। तो लथियर्स या रियॉर्ड्स जो हैं, ठीक है, वो भी जाके अटैक कर दिया करते थे। अब देखो, जो लोग होते थे उनके पास है ना एक सेंस ऑफ, मतलब वो फील करते थे एक सेंस ऑफ लॉयल्टी। वो है ना ज़मींदार को एक फिगर मानते थे अथॉरिटी का, और वो अपने आप को प्रजा मानते थे। इसलिए अगर कोई भी आउटसाइडर जो है वो उनकी ज़मीन खरीद लिया करता, तो प्रजा जाके भी अटैक कर दिया करती थी, इन सेंस ऑफ लॉयल्टी, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ें आप ये इग्नोर करो, ठीक है। 19th सेंचुरी के टाइम पे डिप्रेशन इन प्राइसेस ख़त्म हुआ, ठीक है। जो प्राइसेस है वो ग्रो करने लग गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी खासी होने लगी, तो क्या हुआ, जो रेवेन्यू है वो किसी तरह से फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। 19th सेंचुरी में जो रेवेन्यू है वो फ्लेक्सिबल हो गया, जो जो ज़मींदार थे वो रेवेन्यू दे पाए। अब ज़मींदार की पावर जो है वो विलेज में स्ट्रेंथन हो जाती है इन पॉइंट्स की वजह से, लोगों की लॉयल्टी और लथियर्स का अटैक करना, ठीक है, इसकी वजह से जो विलेज में जो उनकी पावर है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। लेकिन जैसे कि 19th सेंचुरी में सब बेहतर चल रहा था, वहीं पे 1930s आ जाता है, जहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि ज़मींदार कोलैप्स हो जाते हैं। सारे जो भी बंगाल के ज़मींदार होते हैं उनकी ज़मींदारी बिक जाती है, उनके लैंड्स बिक जाते हैं, और यहीं पे जोतेदार जो हैं वो पावर में आ जाते हैं। तो 1930s का ग्रेट डिप्रेशन आता है, जहाँ पे ज़मींदार जो है वो पावर लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे एक एक चीज़ बताई गई है। तो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव, और जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर है, सब कुछ इसमें बता रखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक शॉर्ट आंसर आ सकता है। तो फिफ्थ रिपोर्ट कब सबमिट करी? देखो, फिफ्थ रिपोर्ट एक्चुअल में इंडिया से सबमिट नहीं हुई, बाहर से ब्रिटेन से सबमिट करी है दूसरी कंपनियों में। जैसे कि इंडिया में कौन कर रहा था काम, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, तो ऐसी बहुत सारी ब्रिटेन में कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया की जगह लूट मचाना चाहती थी इंडिया में। तो उन्हें बड़ी चिढ़ होती थी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने सीरीज़ में क्या करा, रिपोर्ट्स को फाइल करा। तो ऐसी पहली रिपोर्ट हुई, दूसरी रिपोर्ट हुई, फिर तीसरी रिपोर्ट हुई, ऐसी ही एक रिपोर्ट फाइल हुई जो कि फिफ्थ में थी, ठीक है, मतलब सीरीज में फिफ्थ नंबर पे आई, इसलिए इसे फिफ्थ रिपोर्ट कहते हैं। तो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिफ्थ रिपोर्ट आई, पब्लिश हुई, जहाँ पे क्या बता रखा हुआ था, किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेट कर रही है उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रखा हुआ था, ठीक है। उसमें कम से कम 102 पेजेस था, और 800 पेजेस तो यही बताते थे कि ज़मींदारी और रियॉर्ड्स को कैसे उन्होंने वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उनका पोटेंशियल नहीं देख रहे, बल्कि वो बस उन्हें लूटे जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ बंगाल, ठीक है, और जो भी रेवेन्यू, और यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है, देखो सिर्फ वो सिर्फ रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि जो बंगाल और जो मद्रास है वहाँ पे भी ऑफिशियल जो है वो रेवेन्यू लिखा करते थे, जो भी रेवेन्यू आता था उसके बारे में लिखा करते थे, और वो रेवेन्यू के लिए नोट्स भी बनाया करते थे, जो कि बंगाल और मद्रास के जो ऑफिशियल होते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल होते थे, वो भी खुद के नोट्स बनाया करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो है ना, जो बाहर के, देखो फिफ्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोनोपोली क्रिएट कर रही है, ठीक है, मोनोपोली वो क्रिएट कर रही है। उसके बाद में जो ग्रुप होता है ब्रिटेन में, वो कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कर रही है, वो इंडिया में भी ट्रेड कर रही है, चाइना में भी ट्रेड कर रही है, सारा प्रॉफिट जो वो उसी के पास जा रहा है, ब्रिटेन को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, ठीक है। तो वो जो ग्रुप्स थे ब्रिटेन में जो चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे आना, वो कहते थे कि जो रॉयल चार्टर है,
ठीक है। जिस तरह से कंपनी को ये मोनोपोली मिल रही है उसकी रिकोवेशन करो, ठीक है, उसको फिर से बनाओ। और क्यों फिर से बनाओ? क्योंकि ब्रिटेन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ब्रिटेन को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लूटे जा रही है, ठीक है। वो कहते हैं ये मिसरूल कर रही है, माल अडैप्शन कर रही है, अपने ग्रीड और करप्शन के चक्कर में अपनी कंपनी ये चला रही है इंडिया में, और ब्रिटेन का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब देखते देखते, ये सारी जो फाइल है ये देखते देखते क्या करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सीरीज ऑफ एक्ट पास करता है, ठीक है, 18th सेंचुरी में। क्यों पास करता है? ताकि वो रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके जो कंपनी का रूल है इंडिया में, ठीक है। और यही रूल का नाम है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1775, ठीक है। हालांकि ये जो पेपर में नहीं आ रहा, ठीक है, ये पेपर में नहीं आने वाली ये चीज़, ठीक है। ये लाइन तो बता रखी है बट ये जो चीज़ है ये नहीं बता रखी हुई, तो आप इसको लर्न करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5th रिपोर्ट में जो सारी चीज़ें बता रखी हुई थी ना, एक्चुअल में वो इनवैल्यूएबल थी, मतलब वो कुछ ज़्यादा सही नहीं थी, करेक्ट ही नहीं थी वो, क्योंकि वो एग्जैजरेटेड थी। जो भी ज़मींदारी का जो कोलैप्स था, जो हमने देखा कि 1930s के टाइम पे जो ज़मींदारी का कोलैप्स हो गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, ये सब कुछ बहुत ओवर था, कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। मतलब चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, लेकिन जो 1813 में जो 5th रिपोर्ट हुई ना, ये ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही थी, ठीक है, इतना करेक्ट नहीं बता रही थी डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं। द हो एंड द प्लो। हो देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, ये ना एक सीन है एक राजमहल के हील्स का, ठीक है, राजमहल के पास जो हील्स है ना उसकी एक स्टोरी है, ठीक है, जहाँ पे हो से रिप्रेजेंट किया है पहाड़ियास यानी कि हिल फ्लोक्स जो कि वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जो कि जंगल में रहने वाले हैं, और प्लग यानी कि उनसे संथल्स और उन्हें रिप्रेजेंट किया है जो कि सेटल एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। अब क्यों हो कहा गया है उन्हें? क्योंकि हो जो है ना वो यूज़ होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने के लिए, मतलब जो पहाड़ियाँ थे ना वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे और वो प्लो का यूज़ करते थे, इसलिए प्लो को एक तरह से उनको रिप्रेजेंट किया गया है प्लो से, मतलब हो से। और प्लो जो है वो शिफ्टिंग मतलब सेटल एग्रीकल्चर के लिए होता था यूज़, इसलिए प्लग से उन्हें रिप्रेजेंट किया गया। किसे? वो जो सेटल एग्रीकल्चर करते थे। जैसे ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। तो ये बंगाल में हो रहा था सीन, जहाँ पे पहाड़ियाँ जो थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करा करते थे हील्स ऑफ राजमहल में। तो बुचानन जो होता है ना वो राजमहल हील्स में जाता है 19th सेंचुरी में, और वो राजमहल हील किस तरह दिखती है? वो कहता है कि राजमहल हील जो है वो इनप्रेनेटेबल है, मतलब बहुत घनी है, जंगल बहुत घना है और डेंजरस है, ठीक है, रिस्की है वहाँ पे जाना। और वहाँ पे जो बुचानन का जनरल होता है वो कहता है, एक तरह से हिल्क फ्लोर का एक टेंटलाइजिंग ग्लिम्स देता है हमें 18th सेंचुरी में, ठीक है। वहाँ पे वो बताता है कि देखो कैसे ये चीज़ें थी, कैसे ना जो लोग थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, लोग बात नहीं करना चाहते और वो अच्छा नहीं लगता उन्हें कि कोई भी आउटसाइडर आए, ठीक है। और वो ये भी कहता है कि अगर वो किसी वाइट को देखते हैं तो वो बहुत जल्दी स्पीड में भागने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें वाइट लोगों से डर लगता है कि कहीं वो उन पर अटैक नहीं कर दे या रूल ना कर दे, ठीक है। अब हिल्क फ्लोक जो है उन्हें पहाड़ियास कहा जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि एक सेकेंड, जो कि राजमहल हिल्स के पास रहते थे, उन हिल फ्लोर को कहा जाता था पहाड़ियास, ठीक है। और वो क्या करते थे? वो सब्सिडरीज यानी कि जो भी उनके जीने के लिए जो भी सहारा होता था, वो फॉरेस्ट प्रोडक्शन ही होता था, मतलब फॉरेस्ट में ही वो प्रोड्यूस करते थे अपना खाना और वहीं से वहाँ पे वो रहते थे, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्शन ही उनकी सब्सिडीज होती थी, जहाँ पे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को भी करते थे, ठीक है। जहाँ पे वो पहाड़ पे वो यहाँ पे कल्टीवेट करते थे, फिर बाद में यहाँ पे कल्टीवेट करते थे, तो ऐसे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग द बुशेस। देखो वो क्या करते थे? बुशेस को कट कर दिया करते थे, समझो उन्होंने एक जगह उन्होंने कल्टीवेशन कर ली, वहाँ पे जो बुशेस हैं उनको कट कर लिया करते थे और वहाँ पे जो ग्राउंड है उस पर जला दिया करते थे। इससे क्या होता था? वो ना अच्छी हो जाती थी ज़मीन, ठीक है। और क्या होता था? उस ऐश से वो पोटैश बन जाता था और इससे ज़मीन जो है वो अच्छी हो जाती थी। उसके बाद वो पल्सेस और मिलेट्स भी उस पर ग्रो किया करते थे, ठीक है। और फिर क्या होता था कि वो कल्टीवेशन के लिए वो दूसरी ज़मीन ढूंढ लिया करते थे और उस ज़मीन को जिस पर उन्होंने रिसेंटली कल्टीवेट करा है उसको छोड़ दिया करते थे, ताकि वो आगे जाके और फर्टाइल हो सके, ठीक है। अब फॉरेस्ट में वो क्या करते थे? महुआ एक फ्लावर होता था खाने के लिए, ये MCQ मार्क आ सकता है, ये CBSE और CUT दोनों में ही आ सकता है क्वेश्चन, जहाँ पे वो महुआ एक है ना फ्लावर होता है, उसको फूड के लिए वो कलेक्ट किया करते थे। सिल्क कोकोन जो है उसको कलेक्ट करते थे, रेजन ऑफ सेल को करते थे और वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन भी वो यूज़ करा करते थे, ठीक है। अब क्या है? द अंडर ग्रोथ स्प्रेड लाइक मैड बिलो द ट्रीज पैचेस ऑफ ग्राउंड। देखो अब क्या करते थे? वो है ना ट्रीज और पैचेस का भी बहुत यूज़ करते थे अपने फूड प्रोडक्शन के लिए,
ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्पल बॉक्स से एक लाइन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे रखी हुई है, एक्वा टेंट। एक्वा टेंट एक पिक्चर है जो कि जो कट देखो, कॉपर शीट को कट करके उसके बाद एसिड के साथ कॉपर शीट को कट करके उसका प्रिंट किया जाता है, तो उसी से ही एक्वा टेंट बन जाता है। ठीक है। अब देखो, अब पहाड़ियास का जो ग्रुप होता था ना, हर ग्रुप का एक चीफ होता है, तो वैसे ही पहाड़ियास का भी एक चीफ हुआ करता था। ठीक है। तो पहाड़ियास का जो चीफ होता था ना, वो क्या करता था, ग्रुप की यूनिटी बना के रखता था। ठीक है। और फिर वो डिस्प्यूट को सेटल करता था, और साथ ही साथ अगर किसी भी देखो, अगर दूसरी ट्राइब से लड़ने जाना होता था तो अपनी ट्राइब को रेडी करता था ताकि वो दूसरी ट्राइब पर हमला कर पाए। ठीक है, लड़ सके उस दूसरी ट्राइब से। ठीक है। पहाड़ियास जो थे ना, वो ना प्लेन, यहाँ पे प्लेन, ये वाला प्लेन नहीं है, यहाँ पे ये वाला प्लेन है। ठीक है। प्लेन यानी कि वहाँ पे भी वो जाके अटैक किया करते थे। अब प्लेन्स में वो इसलिए अटैक करा करते थे क्योंकि कई बार होता था कि उनके पास है ना, जो नेसेसरी सर्वाइवल, जो भी उनके पास सर्वाइवल के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं वो नहीं होती थी, तो वो जाके वो प्लेन पर अटैक कर लिया करते थे। मतलब जहाँ पे सेटल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है वहाँ पे वो अटैक करा करते थे और वहाँ से वो चीज़ें लेके चले जाया करते थे। इससे वो सिर्फ अटैक करके अपनी सर्वाइवल जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ों को कलेक्ट नहीं करते थे, वो क्या करते थे, अपनी पावर को भी दिखाते थे कि देखो, सेटल कम्युनिटीज़ को दिखाते थे कि हम कितना पावरफुल हैं, हम तो तुम पे अटैक करके लूट के तुम्हें लेके चले जाते हैं जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ठीक है, और एक तरह से पॉलिटिकल रिलेशन वो बनाने की कोशिश करते थे इससे। ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि अगर इतनी सारी दुश्मनी जैसी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब नेगोशिएशन नहीं होती थी, नेगोशिएशन होती थी। कई बार जो ज़मींदार है वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा अगर कहीं पे रेड पड़ गई, कहीं उनके एरिया में, जो विलेज में रेड पड़ गई कहीं ज़्यादा, तो वो है ना, जो है ना चीफ है, उसको पैसे दे दिया करता था और उसको जो भी चाहिए वो दे दिया करता था, और कहता भाई तुम ये पैसे पकड़ो, तुम ये चीज़ पकड़ो, उसके बाद तुम भाई रेड मत मारना प्लीज़। ठीक है। और ऐसे ही ट्रेडर्स जो हुआ करते थे वो भी ट्रेड करने के लिए, मगर समझो उनको कुछ ट्रेड करना है जो कि फॉरेस्ट के रास्ते से गुजरता है, तो वो चीफ से बात करते थे, चीफ को पैसे दिया करते थे, और चीफ जब वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता था तो फिर चीफ की जिम्मेदारी होती थी उस ट्रेडर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। तो पूरे रास्ते वो उसको, ट्रेडर को गाइड करते थे और प्रोटेक्ट करा करते थे। ठीक है। अब क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है तो क्या होती है, नेगोशिएशन जो चल रही थी वो अच्छी खासी फ्रेगाइल हो जाती है, 18th सेंचुरी में। ठीक है। 18th सेंचुरी में जो नेगोशिएशन है वो फ्रेगाइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर होते हैं वो चाहते होते हैं सेटल एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट करना हर जगह। ठीक है। और वो एग्रेसिवली एक्सटेंड करना चाहते होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कहीं अंडरस्टैंड करे चीज़ों को, भाई अगर ये लोग नहीं चाहते तो छोड़ो, नहीं, वो एग्रेसिवली एक्सटेंड करना चाह रहे होते हैं। ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में एग्रीकल्चर। ठीक है। कौन सा? सेटल्ड। अब ब्रिटिशर जो होते हैं वो सोचते होते हैं कि है ना, सेटल एग्रीकल्चर ही मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिविंग है, एक सही तरीका जीने का, एग्रीकल्चर करने का सिर्फ एक सेटल एग्रीकल्चर ही है। ठीक है। और वो कहते थे फॉरेस्ट में जो भी लोग हैं, ठीक है, और वो चाहते थे कि फॉरेस्ट का क्लियरेंस, यानी कि फॉरेस्ट साफ करवा देना चाहते थे। और जो ज़मींदार जोतेदार होते हैं ना, वो क्या करते थे, वो अनकल्टिवेटेड लैंड पे भी राइस जो है उसको ग्रो करने का सोचते थे और वो ग्रो करवाया भी करते थे। ठीक है। अब देखो, जो इससे क्या होता था, देखो अब ब्रिटिशर्स को तो फ़ायदा ही हो रहा है, अगर फॉरेस्ट क्लियर होगा, वहाँ कल्टीवेशन होगी, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। देखो, उनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होगी ज़्यादा। ठीक है। और वो एक्सपोर्ट भी अच्छा कर पाएंगे, एक्सपोर्ट भी अच्छा कर पाएंगे। इसलिए वो है ना, यही कोशिश करते हैं कि जो सेटल एग्रीकल्चर है वो एक बेसिस ऑफ सेटल बन जाए, एक ऑर्डर सोसाइटी का एक रूल बन जाए। ठीक है। और वो कहते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट में जो वो एक वाइल्डनेस है, ठीक है, जंगलीपना है, और जो वहाँ के जो लोग हैं वो सैवेज होते हैं, रूड होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है। और उन्हें गवर्न करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब ब्रिटिशर पहाड़िया से ये चाहते थे कि वो सेटल एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट करे और टीम्ड और सिविलाइज लाइफ जो है उससे जीना शुरू करे, प्लग से एग्रीकल्चर करे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब जो सेटल एग्रीकल्चर होता है ना, उससे प्लग से ही होता है वो, तो वो चाहते थे कि जो प्लग से वो एग्रीकल्चर शुरू करे और हंटिंग को गिव अप कर दे। ठीक है। और वो चाहते थे कि हिल्क फ्लोक जो है ना, देखो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का ये लालच जो है ना, हिल्क फोल्क और जो सेटल एग्रीकल्चर जो था, सेटल एग्रीकल्चर करने वाले और जो शिफ्टिंग कल्टीकल्चर करने वाले, एक तरह से हिल्क फोल्क जो थे ना, उनकी दुश्मनियाँ बढ़ाई जाती है। ठीक है। उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है अच्छा खासा बढ़ जाता है ब्रिटिशर्स की वजह से, जो नेगोशिएशन हो रही थी वो भी ख़त्म हो जाती है और सिर्फ अच्छी खासी एक दुश्मनी और बन जाती है। अब क्या होता है, 1770s में ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि भाई तो पहाड़ीज हमारी बात मान नहीं रहे, तो वो एक बहुत ब्रूटल पॉलिसी, यानी कि बहुत जालिम पॉलिसी ले आते हैं
और वो क्या कहते हैं कि भाई जहाँ पे भी पहाड़ियाँ दिखे ना उन्हें मार दो, उन्हें हंट कर दो, ठीक है। अब ये सब देखते हुए क्या होता है, जो पहाड़ियाँ होते हैं बहुत डर जाते हैं, वो विलेज में भी आना बंद कर देते हैं और वो मतलब माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब अगस्टस क्लेवेलैंड जो होते हैं ना, अगस्टस क्लेवेलैंड एक कलेक्टर होता है भागलपुर का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हर जो ज़मींदार होता था उसके जो भी कोर्ट होते थे, तो उस कोर्ट को कौन देखता था, कलेक्टर देखता था। तो ऐसे ही बगलपुर का कलेक्टर होता है ये अगस्टस क्लेवेलैंड, और वो क्या कहता है, वो पॉलिसी लाता है, वो पैसिफिकेशन, वो कहता है भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम पहाड़ियाँ को बस मारते जाओगे और कुछ सोल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। इसलिए एक बहुत अच्छा खासा सोल्यूशन लाता है, जहाँ पे वो कहता है कि चीफ जो होता है ना पहाड़िया का, हम उसे सैलरी देंगे, ठीक है। हम उससे कल्टिवेटेड प्रोड्यूस मांगेंगे और उसके इसके बदले सैलरी देंगे। लेकिन इस चीज़ को पहाड़िया जो है ना वो गलत मानते होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कोई भी चीफ इस चीज़ के लिए मान गया तो वो एक एम्प्लॉय बन गया और वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है। वो पहाड़िया के लिए जो पहाड़िया जो बाकी ग्रुप है उनके साथ वो चीटिंग कर रहा है और वो एक एम्प्लॉय बन चुका है ब्रिटिशर्स का, पालतू बन गया है, ठीक है। अब इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे उस चीफ से और उसको निकाल भी दिया करते थे चीफ की पोजीशन से, है ना। तो इस चीज़ के चक्कर में वो जो पॉलिसी है जो अगस्टस क्लेवेलैंड लाया था वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई सही से। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि 1770s में क्या करते हैं, वो है ना मारने की सोचते हैं और मार भी रहे होते हैं बहुत सारे पहाड़ियाज को। तो जो पहाड़ियाज हैं वो वाइट गाय, कोई भी वाइट गाय देखते हैं तो वो डर जाते हैं, वो ठीक है, वो सोचते हैं कि शायद वो उन्हें मारने ही आया है, ठीक है ना। संथल एंड प्रोनर, देखो पहाड़ियाज के लिए वैसी मुसीबत बन गई थी ब्रिटिशर्स, अब यहाँ पे एक और मुसीबत आती है उनके लिए, संथल्स, ठीक है। संथल्स एक नया प्रोनियल सेटल्स यानी कि संथल क्या होते हैं, वो ना हमेशा एक लैंड की तलाश में होते हैं वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए, और जब उन्हें लैंड मिल जाता है तो वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही एंड ऑफ 1810 में बुचनन जो है ना वो ना गंजूरिया पहाड़, राजमहल का एक एरिया है गंजूरिया पहाड़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉकी एरिया है, ठीक है। वो वहाँ पे एग्रीकल्चर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्चुअली हो रहा है। रीजन में जो एविडेंस मिलता है उसे गंजूरिया पहाड़ में, वो देखता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, और वो कहता है कि ऐसे तभी मुमकिन है जब ह्यूमन लेबर का एक प्रॉपर एप्लीकेशन हो, जब ह्यूमन लेबर का एक प्रॉपर एप्लीकेशन हो तभी ये मुमकिन है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, एक तरह से पूछा जा सकती है। अब देखो जो सॉइल होती है ना रॉकी की, वो अनकॉमनली यानी कि अनजानी तरीके, मतलब हमें नहीं पता कैसे वो इतनी सही है, लेकिन वो फिर भी बहुत काबिल होती है वो लैंड, ठीक है। और वहाँ पे टोबैको और मस्टर्ड जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। कौन सी जगह पे, गुजरिया पहाड़ पे, ठीक है, गुजरिया, ठीक है। अब 1800 में क्या होता है, संथल वहाँ पे सेटल होने लग जाते हैं, और बंगाल में देखो द सेंटर हैड बिगन टू कम इन बंगाल, उसके बाद जो ये एरिया है गुजरिया पहाड़, ये बंगाल के अंदर इंक्लूड हो जाता है 1780 में, ठीक है। 1780s में ये जो एरिया है ये बंगाल के अंदर भी जुड़ जाता है। अब क्या होता है, ब्रिटिशर देखो ज़मींदार उन्हें ऑलरेडी हायर करना शुरू कर देते हैं। ब्रिटिशर जब उन्हें देखते हैं वो तो कहते हैं वाह क्या गजब चीज़ है, ठीक है, ये तो हमारा काम और आसान करेगी, पहाड़ियाँ इसको निकाल फेंकेगी, ठीक है। तो ब्रिटिशर उन्हें प्यार से इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि भाई आप देखो जंगल महल में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अब जब वो देखते हैं इतना प्यार तो वो जंगल शहर में सेटल हो जाते हैं पिघल कर, ठीक है। तो अब संथल क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के लिए एक आइडल सेटलर थे, क्योंकि वो कल्टीवेशन करते थे, कौन सी, सेटल कल्टीवेशन, ठीक है। क्योंकि वो फॉरेस्ट को क्लियर किया करते थे, उसके बाद में फिर वहाँ पे प्लगिंग किया करते थे, तो एक तरह से ना वो प्यार से देखते थे ब्रिटिशरों ने कि ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी कमाई का जरिया है, ठीक है। तो संथल जो थे उनको ब्रिटिशर लैंड भी दिया करते थे, जैसे कि आपको बताया मैंने, यहाँ पे जंगल महल दे दिया था उन्हें, ठीक है। और वहाँ पे वो उन्हें परसुएट करते हैं कि देखो आपको मैंने जंगल महल दिया, आपने इतना अच्छा काम करा, गुड बॉय, अब आप जाके हिल फोल्क जो फुट हिल्स है, फुट हिल्स जो है राजमहल के, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाओ प्लीज़, ठीक है। फुट हिल्स में जाके शिफ्ट हो जाओ राजमहल के, और इस शर्त के बदले उन्होंने कहा कि हम आपको दामिने खो देंगे, ठीक है, और हम आपको दामिने खो देंगे। यहाँ पे ये MCQ बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। दामिने खो जो संथल को दी हुई ज़मीन थी उनको नाम है, ठीक है। तो उन्होंने उस लैंड को दामिने खो का नाम दिया कि आप प्लीज़ राजमहल के फुट हिल्स में जाके शिफ्ट हो जाओ और हम आपको दामिने खोद देंगे, ज़मीन देंगे, ठीक है। क्योंकि ज़मीन, संथल तो ज़मीन के भूखे थे, उन्हें ज़मीन ही चाहिए होती थी कल्टीवेट करने के लिए। अब संथल कोई बुरी चीज़ नहीं है, देखो मैं मजाक में कह रही हूँ, संथल एक्चुअल में कोई बुरे नहीं थे, बस उन्हें जो बोला जा रहा था और उन्हें जब अपना फ़ायदा दिख रहा था तो वो काम कर रहे थे, ठीक है, बस ऐसा था। संथल जो है ना वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और एक कंडीशन पे, देखो देखो क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उन्हें दामिने खो एक ही शर्त पे देते हैं कि देखो 1/10 ऑफ एरिया जो है ना
वो तुम क्लियर करते रहो, ठीक है। आने वाले जो हर साल में मुझे दिखना चाहिए कि तुम 1/10 ऑफ एरिया जो है इस जंगल का वो साफ़ कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, और प्रॉपर एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे सेटल कर रहे हो। तो 1/10 वाला सिस्टम आपको याद रखना होगा, ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब देखते ही देखते यहाँ पे ये जो है संथल लिखा हुआ है, इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग में मतलब लिखने की प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या है, जो संथल है उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ जाती है, 3,000 से 82,000 अच्छी खासी पॉपुलेशन जो उनकी बढ़ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, अब जैसे कि वो कल्टीवेशन करते ही जा रहे होते हैं, फॉरेस्ट क्लियर करते ही जा रहे होते हैं, कल्टीवेशन करते जा रहे होते हैं, तो उनका कल्टीवेशन एक्सपांड होता है और रेवेन्यू भी पानी की तरफ बह के कंपनीज के ऑफिस में जाता है, ठीक है। रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा होता है। अब संथल जो हैं वो क्या करते हैं, वो है ना एक तरह से कंटिन्यूस मोबिलिटी टायरलेस है। जो संथल हमेशा ना जो एक तरह से जगह की तलाश में होते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। तो दामी ने खो है ना उनकी जो जगह की तलाश होती है उसको ख़त्म कर देती है। अब पहाड़ियास का क्या सीन है, जब उन्हें कहा गया कि तुम हिल में जाकर जो राजमहल हिल्स है वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाओ, तो पहाड़ियास के साथ क्या हुआ, देखो पहाड़ियास तो पहले से ही किसी का आना पसंद नहीं करते थे। तो अब वो है ना लोअर, ठीक है, यहाँ पे लोअर लिखा है। अब जो लोअर हिल्स हैं वहाँ पे जाने से डरते थे, ठीक है, तो वो वहाँ पे जाने से डरते थे रोल वैली में, लोअर हिल्स में। और क्योंकि ड्राई इंटीरियर हुआ करता था, अपर रॉकी हिल्स था वो वहाँ पे, देखो फिर से बताती हूँ मैं आपको। ये रहा पहाड़, ठीक है, राजमहल हिल का पहाड़, यहाँ पे संथल आना शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे डर के मारे जो पहाड़ियाँ थे उन्हें ऊपर शिफ्ट होना पड़ा, और ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राई लैंड होता था, ठीक है, बैरन और रॉकी अप हिल्स होते थे, तो वहाँ पे कल्टीवेशन होना भी बहुत मुश्किल था, सब कुछ होना भी मुश्किल था। और वो नीचे भी नहीं आ सकते थे क्योंकि जो संथल्स हैं उनका डर था, ठीक है, कि संथल्स कुछ ना कर दे उन्हें, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अंडर हैं। अब क्या होता था, संथल भी परेशान होने लग गए धीरे धीरे। संथल क्यों परेशान होने लगे, क्यों, क्योंकि अब जो ब्रिटिशर है वो हाई टैक्स मानते थे कि भाई तुम्हें तो टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें तो टैक्स अच्छा खासा देना पड़ेगा। उन्हें टैक्स की परेशानी थी, ठीक है, कि इतना टैक्स क्यों ले रहे हो भाई। दूसरा, मनी लेंडर के रेट्स, अगर उन्हें लोन चाहिए होता था तो लोन इतना ज़्यादा, पहले तो लोन पे जो इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा हाई था, ठीक है, मनी लेंडर से प्रॉब्लम, टैक्स से प्रॉब्लम, और तीसरा जो ज़मींदार उन पर कंट्रोल करते थे उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी जो संथल हैं ये सारी प्रॉब्लम देखते हुए संथल ने कहा बस अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। संथल ने कहा 1850s में संथल की रेबल हो गई, ठीक है, जहाँ पे संथल रिवोल्ट हो गया। 1855 से 1856 में क्या हुआ, जो संथल है वो रिवोल्ट चलता रहा, 1 साल पूरा ये संथल रिवोल्ट चला। उसके बाद एज ए रिजल्ट उन्हें ज़मीन मिल गई जिसका नाम पड़ा संथल परगाना। क्या पड़ा, संथल परगाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संथल परगाना कार्व करके उनको दे दिया कि भाई ब्रिटिशर ने कहा लो भाई तुम संथल परगाना पकड़ो और प्लीज़ इस संथल रिवॉर्ड को रोको, इसे 1956 तक ख़त्म कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक लैंड था जो कि भगलपुर और बिरगम डिस्ट्रिक्ट से 550 मीटर स्क्वायर मीटर दूर था, ठीक है, स्क्वायर माइल दूर था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ठीक है, दोनों लाइन्स। अब आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ चैप्टर ख़त्म करवाने की, ठीक है, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ें ना दिमाग में बैठे, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, देखो बुक पढ़ोगे ना पढ़ोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी जो नोट्स हैं वो सब कुछ उसमें बुक से ही मैंने नोट्स बनाए हैं। बाकी आप जो है इन नोट्स को ज़रूर रिवाइज करना। अब पूछा जाए इतनी बार नाम सुन लिया भाई इसने, तो एक एक जगह जाके 1810 में इसने यहाँ पे गया, वहाँ पे गुजरिया हिल में गया, फिर ये ज़मींदार के बारे में भी कुछ बोलता है। आखिर ये है कौन सी बला थी, इतनी जगह जाके घूमता था, ये करता क्या था, आखिर वेला था क्या, नहीं भाई वेला नहीं था, एक्चुअल में ये तो उसका काम था, ये तो एम्प्लॉय था ब्रिटिश इंडिया का। इसका तो ब्रिटिश इंडिया ने कहा रखा था कि तुम जाके यहाँ करो, ये सब चीज़ें ढूंढो और ये सब चीज़ें देख के आओ, नोटिस हमें बताओ कि अगर कोई वहाँ पे कोई फ़ायदा है नुकसान है। तो ये तो ब्रिटिश इंडिया का एम्प्लॉय था। उसके बाद में सिर्फ ये अकेला नहीं घूमता था, ये ना लार्ज आर्मी के साथ घूमता था। अगर पहाड़ियास के एरिया में अकेला जाता ये वापस ना आता, ठीक है, तो लार्ज आर्मी के साथ घूमता था जहाँ पे ड्रॉट्समैन हुआ करते थे, सर्वेयर हुआ करते थे, पैलंक्विन बैरियर्स होते थे, कूलीज भी हुआ करते थे इनके साथ, ठीक है, इनके साथ मार्च करने के लिए। उसके बाद में विलेजर्स जो थे वो इन्हें एजेंट्स ऑफ सरकार समझते थे, मतलब ये सोचते थे कि ये सरकार के एजेंट्स है, ब्रिटिशर्स का एजेंट्स है, तो वो ऑलरेडी इनसे डरते थे, ऊपर से गोरा रंग और था, ठीक है। और फिर नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या करते थे, वो असल में वो इधर उधर घूमते इसलिए थे नेचुरल रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने अंडर कंट्रोल में ले सके, उसे एक्सप्लॉइट कर सके, लूट सके उसे। क्या काम था वो ब्रिटिशर्स का, ठीक है। बूचाचंद जो था ना, लेकिन अभी देखो बूचाचंद की एक तारीफ करी गई है, भले ही ये
क्या मतलब ढूंढ बहुत अच्छा रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज को जब ढूंढ रहा था, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर है। मतलब अगर ये एक वन सर्च इंडिविजुअल है, मतलब अगर एक ही एक जगह चला गया और वहाँ पे इसने सर्च कर ली, अच्छी खासी रिसर्च कर ली, तो उस जगह पे ऐसा कोई भी एडिशनल तुम्हें नहीं मिलेगा जो इसने ढूंढा ना हो, ठीक है। हर चीज़ इसलिए ढूंढ चुका होगा एक ही बार में, ठीक है। ये मिनरल्स की सर्च में हुआ करता था ज़्यादातर, जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल थे, जैसे कि आयरन ओर ढूंढा करता था, मिका ढूंढा करता था, ग्रेनाइट और सॉल्ट फेरस भी ढूंढा करता था। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो किस तरह किन के साथ साथ वो घूमता था, उसके बाद वो क्यों घूमता था, ये भी अच्छी खासी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई, इसे भी याद रख लेना, MCQ में ये आ सकता है, ठीक है। अब ये CBSE और CUET दोनों के लिए है, तो जो मैं बता रही हूँ अच्छे से याद करना। अब रिवॉल्ट इन कंट्री साइड, देखो क्या हुआ, जो संथल्स थे वो भी तंग आ गए थे, उन्होंने भी रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, उन्होंने भी रिवॉल्ट किया, संथल रिवॉल्ट 1855 से 1856 तक। तो क्या और भी कंट्री साइड में, जब कंट्री साइड में ज़मींदार परेशान थे, ये सब परेशान थे, तो क्या उन्होंने भी रिवॉल्ट किया? तो हाँ, रिवॉल्ट किया, जिसका नाम है बॉम्बे डेक्कन, ठीक है। अब पीजेंट जो है ना, वो क्या होता था, देखो पीजेंट रिवॉल्ट करते हैं, ये बॉम्बे डेक्कन में जो पीजेंट, बॉम्बे डेक्कन, अब रुको रुको, हमने बंगाल का पूरा पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बॉम्बे डेक्कन, जो उनका सेकंड प्रोविंस था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बॉम्बे डेक्कन में क्या होता है, जो उनके पीजेंट्स थे भाई, वो तो तंग आ चुके होते हैं, वो तो दिल चाहता है उनका कि वो मनी लेंडर्स और ग्रैंड जो डीलर्स होते हैं उनका सर फाड़ दे, क्योंकि 1875 में मनी लेंडर्स और ग्रैंड डीलर्स जो होते हैं उनके तो नखरे बहुत बढ़ गए होते हैं डेक्कन में, बॉम्बे डेक्कन में, तो वो तो तंग आ चुके होते हैं, ठीक है। तो ये रिवॉल्ट, बॉम्बे डेक्कन में जो रिवॉल्ट था वो पीजेंट का था, ठीक है। जहाँ पे जो वो ना क्या करते हैं, वो मनी लेंडर्स की जो अकाउंट बुक है जिसमें वो डिटेल्स लिख रहे होते हैं कि देखो इसने इतने पैसे लिए, इसने इतने पैसे लिए, तो वो उसको जाके जला देते हैं, अब बता किसने कितने पैसे लिए, ठीक है। और ये चीज़ें उसे इग्नोर करना, ठीक है। अब देखो 12 में 1875 में क्या होता है, रिवॉर्ड जो है ना रूरल एरिया के, वो साथ में आ जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अटैक कर देते हैं शॉपकीपर पे, ठीक है, शॉपकीपर या फिर जो मनी लेंडर्स है उस पर, और वो कहते हैं चल निकाल बही खतस, बही खतस क्या है, अकाउंट बुक, ठीक है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी वो कहते हैं बही खतस निकाल, और डेप्थ बॉन्ड्स जो उन्होंने, मतलब देखो जो डेप्थ बॉन्ड के लिए, जो डेप्थ के लिए जो बुक बनाई है तूने कि इसने इतना लोन लिया, इतना लोन लिया, वो भी निकालो, ठीक है। और वो बही खतस और डेप्थ की जो बुक होती थी उसको भी फाड़ दिया करते थे, ठीक है, अच्छे खासा जला दिया करते थे। और वो खतस, जो खतस है उसको लूट लिया करते थे, शॉप्स हैं उन ग्रेन शॉप्स हैं उनको लूट लिया करते थे, ठीक है। जो शॉपकीपर है उसकी बही खतस, उसकी डेप्थ जो है वो सारी बुक्स उसको जला दिया करते थे, उसके बाद शॉप को लूट लिया करते थे। और फिर क्या होता था, अगर ज़्यादा से ये कम पड़ गया तो वो शाहूकार, जो शाहूकार कौन होते हैं, जो शॉप के जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, उनके घर ही जला दिया करते थे। वो कहते थे ये थोड़ा कम नहीं पड़ गया, हमने बस इनकी वही खतस ले ली, उसको जला दिया, डेप्थ की जो बॉन्ड्स थी वो भी जला दी, हमने इनकी दुकान लूट ली, लेकिन ये थोड़ा कम लगता है, ऐसा करते हैं हम शाहूकार की जो दुकान घर है ना वो भी जला देते हैं। अब देखो स्तूपा एक विलेज है, स्तूपा एक विलेज है पुणे में, ठीक है। अब ये पुणे का सीन है, तो एक स्तूपा एक विलेज है वहाँ पे, जहाँ पे रिवॉल्ट होता है, वो अहमदनगर तक फैल जाता है, मतलब पुणे से अहमदनगर जो है ये रिवॉल्ट इतना फैल जाता है, और ये 5,600 स्क्वायर मिलीमीटर फैल जाता है ये रिवॉल्ट, ठीक है। और शालूकार जो होते हैं वो तो निकल जाते हैं, भाई ये तो हमारा घर जला देंगे, हमारी दुकान लूट लेंगे, और भाई खतस और डेप्थ की जो सारी बुक्स हैं वो भी फाड़ फिर के जला देंगे, ठीक है। तो शाहूकार जो होते हैं ना अपनी जान बचाने के, शाहूकार कौन होते हैं, शॉप ओनर, ठीक है। तो शॉपकीपर तो है ना, वो है ना भाग जाते हैं, ठीक है, विलेजर्स से हो जाते हैं। अब रिवॉल्ट जो है ना ब्रिटिश ऑफिशियल तक पहुंच जाता है, वो कहते हैं भाई ओ देखो तो पूना से अहमदनगर आ गए, तो ब्रिटिश ऑफिशियल की नोटिस में ये रिवॉल्ट आता है, ठीक है। और उन्हें ये जो 1857 का स्पेक्टर है ये भी दिखता है। अब जो रिवॉल्ट था ना ये बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, ये कोई कम चीज़ नहीं है, इसके बारे में ही अगला चैप्टर है, ठीक है। तो इस अगले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल को जब ये रिवॉल्ट दिखता है तो वो क्या करते हैं, वो है ना पुलिस पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, वो विलेजेस में पुलिस पोस्ट ऑफिस लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे अब क्या हुआ, विलेजेस में पुलिस से बैठ गई। अब जब पुलिस बैठेगी तो कोई भी अगर कोई रिवॉल्ट करेगा उसको पीट दिया जाएगा, उसे धो दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके डर में क्या हुआ, जो रेबिलियंस थे वो डर गए कि भाई अब तो पुलिस मारेगी, तो इसमें उन्होंने क्या किया, सबमिशन कर दिया, उन्होंने हार मान ली। और कई बार अगर वो हार नहीं मानते थे तो ट्रूप्स जो थे उन्हें बुला लिया जाता था, ठीक है। ट्रूप्स को कहते थे इन्हें मारो पीटो, जो रेबिलियस होते थे उन्हें मारने पीटने के लिए कहते थे, ठीक है।
और ऐसे ही उस टाइम में 951 पीपल जो थे उनको अरेस्ट करा गया और कई लोगों को तो मना भी लिया कि देखो अब तुम रिवॉल्ट नहीं करो, अच्छे बच्चे हो ना, तो ऐसे उन्हें मना भी लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है MCQ पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मतलब समझ लो ये तो पूरा पैराग्राफ ही, पूरा जो पैराग्राफ है ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 में 1857, चलो पीछे लर्न करो, 12 में 1857। ठीक है, अब देखो रीज़न बिहाइंड द रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट हुआ क्यों बॉम्बे डेक्कन में ये जो पीजेंट्स हैं इन्होंने रिवॉल्ट करा। ठीक है, 1857, 12 में 1857। देखो रिवॉल्ट करने की वजह एक थी कि जो पीजेंट परमानेंट सेटलमेंट था ना, वो बहुत ज़्यादा बंगाल के बहुत सारे रीजन में ना वो एक्सटेंड हो गया था। परमानेंट सेटलमेंट जो है बहुत अच्छा खासा फैल रहा था। परमानेंट सेटलमेंट आपको पता है क्या है, जो कि 1793 में इम्प्लीमेंट हुआ है ये लॉ। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट आपको अच्छे से पता है कि कैसे वो ज़मींदार से वो रेवेन्यू मांगते थे। ठीक है, तो बंगाल में ये बहुत फैल गया था और 1810 में क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइस जो है बढ़ जाता है। देखो अब यहाँ पे एक अलग सीन ही क्रिएट हो रहा है। देखो एग्रीकल्चर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, वैल्यू हार्वेस्ट की अच्छी खासी बढ़ गई और बंगाल के ज़मींदार की इनकम भी बढ़ गई 1810 में। तो अच्छा खासा हमें दिख रहा है कितना वो बढ़ा सब कुछ, लेकिन ब्रिटिशर्स को अब बुरा लगने लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इसे ऐसे हिसाब से लगाया था कि वो फ्यूचर के हिसाब से सोच रहे थे कि आज अगर 100 मांगेंगे तो जब इन्हें आगे जाके प्रॉफिट होगा तो ये जो चीज़ है ये कम भी नहीं होगी, हम पहले से इतना अच्छा खासा पैसे ले रखे होंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उन्हें अब बुरा लगने लग जाता है कि भाई देखो इनकी हार्वेस्ट भी अच्छी खासी हो गई, इनकी इनकम भी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ गए, तो ये तो हम अब 100 रुपये लेकर क्या करें जब इनकी इनकम 5000 हो गई। ऐसा था नहीं, मैं तो एग्जांपल बता रही हूँ। 1810 में इनकी इतनी ग्रोथ हो गई कि उनके ब्रिटिशर के उसमें लालच आ गया। उन्होंने क्या करा, परमानेंट सेटलमेंट को हटा दिया। हाँ, उन्होंने हटा दिया। अब जो फिक्स रेवेन्यू वो मांगते थे, उन्होंने कहा नहीं अब हम फिक्स नहीं मांगेंगे, अब तो लूटेंगे हम और लूटेंगे। ये कहाँ लूटा हमने। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने हटा दिया, उन्होंने लगाया टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट। टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या हुआ करता था, ये क्यों लगाया, सबसे पहले किसके हिसाब से लगाया था ये देखते हैं। 1820 में एक इकोनॉमिस्ट था डेविड रिकार्डो, ये ना एक बहुत सेलिब्रेटेड फिगर था इंग्लैंड में, मतलब ये इकोनॉमिस्ट था डेविड रिकार्डो, और इसको बहुत मानते थे इंग्लैंड में। ठीक है, अब इसको बहुत मानने वाले बहुत सारे लोग थे जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल में थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के ब्रिटिश ऑफिशियल में क्या हुआ, उन्होंने बातचीत करी कि कैसे जो अर्ली सेटलमेंट लगा है, मतलब जो 1820 में जो ये अर्ली सेटलमेंट लगाने की, मतलब आगे जाके जब ये होगा तो हमें ना क्या करते हैं, 1820 के हिसाब से ही क्या करते हैं, ये सेटलमेंट लगाने की कोशिश करते हैं कि देखो अगर इतनी इनकी, मतलब ये कहते हैं कि अगर इनके हिसाब से क्या मानना था, मतलब डेविड रिकार्डो के हिसाब से क्या था कि रिच गार्डियंस, देखो रिच गार्डियन जो है ना, लैंड ओनर जो है, उसको है ना सिर्फ इतना क्लेम मिलना चाहिए जितना एवरेज रेंट में मिलता है। देखो क्या होगा, फिर से बताती हूँ। देखो उसको सिर्फ एक तरह से सही सा पैसा मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम जो है सरप्लस में काउंट हो जाती है। और अगर वो स्टेट में, अगर वो एग्रीकल्चर जो पैसा आ रहा है ना, और उसको है ना रेंट से भी पैसा आ रहा है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर से जो पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन रेंट से जो पैसा आ रहा है वो अच्छा खासा आ रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर पे नहीं ध्यान देगा वो क्या बन जाएगा, वो रेंटर बन जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, तो वो कहते हैं कि जो एन एक्स्ट्रा इनकम इन सरप्लस विच शुड बी गिवन टू द स्टेट इन नेम ऑफ टैक्स। जो एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है, जो टैक्स में अच्छी खासी इनकम आ रही है वो स्टेट को देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए स्टेट को इनकम, क्योंकि टैक्स जो है वो लेविड, मतलब अगर टैक्स को, मतलब वो इनकम जो है वो उसको नहीं देंगे, वो इनकम अगर स्टेट को नहीं देंगे टैक्स के तौर पे, तो वो एक तरह से वो जो कल्टीवेटर्स हैं वो रेंटर बन जाएंगे और वो जो इम्प्रूवमेंट है लैंड की उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ हुआ। उसके बाद में रेवेन्यू सेटलमेंट जो उन्होंने लगाया उसको कहते हैं रियायतवारी सेटलमेंट। ठीक है, अब जो रेवेन्यू सेटलमेंट लगाया उसे कहा गया रियायतवारी सेटलमेंट। ठीक है, ये MCQ पॉइंट है। अब रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली सेटल्ड विथ रियॉट्स। अब क्या हुआ, ज़मींदार वाला सिस्टम हटा दिया क्योंकि ज़मींदार तो रेंटर बन गए थे। ठीक है, तो ज़मींदार वाला सिस्टम हटा दिया। उन्होंने क्या करा, जो रियॉट से वो डायरेक्टली रेवेन्यू लेने लग गए। ठीक है, इसलिए इसे रियायतवारी सेटलमेंट कहा गया है। अब क्या हुआ,
जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट थी ना बॉम्बे डेक्कन में इन 1820s, उसी में ही हंगामा हो गया। जब ये रियायत वाली सिस्टम लगा तो 1820s में सबसे पहला हंगामा हुआ, जहाँ पे उन्होंने देखा कि रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और पीजेंट जो है वो ही रेवेन्यू देखकर विलेज छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, ये अपना विलेज छोड़ के जा रहे हैं, न्यू रीजन में माइग्रेट कर रहे हैं। अब प्राइजेस जो है थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के वो 1832 में गिर गए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे 1810 में अच्छी खासी चीज़ें बढ़ रही थी, लेकिन इतनी डिमांड हो गई, इतने ज़्यादा टैक्स की डिमांड हो गई, रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया रियायती सिस्टम में कि 1832 में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो हो गई, ठीक है। और हाफ अ डेकेड यानी कि आधे तो डिकेड के लिए तो ये तो कुछ ग्रो भी नहीं हुआ, और पीजेंट की इनकम तो बस गिरती गई। जो फेमाइन था वो स्ट्रक हो गया 1832 से 1884 के लिए। फेमाइन एक तरह से रुक ही गया, वहाँ पे हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब अनपेड बैलेंसेस ऑफ रेवेन्यू माउंटेड कितना से, अब देखो इतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ गया। आप देखोगे 1810 में अब बस डेवलपमेंट हुई, ठीक है, तो इन्होंने सिस्टम ही बदल दिया। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट से रियायतवाड़ी सेटलमेंट रख दिया, जहाँ पे 1832 में तो सारी दिक्कतें आ गई, ठीक है। जब उन्होंने पहला इस सिस्टम के हिसाब से रेवेन्यू मांगा तो अनपेड बैलेंसेस जो रेवेन्यू माउंटेड, देखो अनपेड बैलेंसेस यानी कि रेवेन्यू के जो भी रेवेन्यू का उन पर लोन था कि एक तरह से रेवेन्यू नहीं दे रहे, तो एक माउंटेन बन चुका था रेवेन्यू का, ना पे हुआ, ठीक है, बैलेंस। तो इनविटेबली दे बोरोड। अब देखो जो पीजेंट हुआ करता था उसको तो किसी बात में अब कंपनी को पैसे देने, ठीक है, कंपनी को पैसे उसे देने, क्योंकि एक तो पहले डायरेक्ट से अब रियॉर्ड से पहले से मांगने लग गए थे। अब ज़मींदारी सिस्टम भी हटा दिया था उन्होंने, ठीक है, तो ज़मींदारी वाला से कुछ भी हटा दिया था। देखो ज़मींदारी सिस्टम हटा दिया था तो उनसे डायरेक्ट उन्हें पैसे लेने होते थे कि नहीं, कंपनी रियॉर्ड से डायरेक्ट पैसे लेती थी। तो रियॉर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो बहुत ज़्यादा उनका रिस्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाती थी। तो वो क्या करते थे, वो लोन ले लिया करते थे। किन से? मनी लेंडर से, ठीक है, वो लोन बोरो कर लिया करते थे और उसको भी वापस नहीं दे पाते थे, क्योंकि लोन भी लेना एक तरह से मुसीबत का ही काम था। तुम 10 रुपये लेने जा रहे हो और तुम्हारे लिए इंटरेस्ट जो होता है वो 100 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही हाल था रेवेन्यू का, लोन का। अब अ डेप्थ माउंटेड द लोन रिमेन पेड एंड द पीजेंट डिपेंड ऑन द मनी लेंडर्स। देखो वो क्या कर रहे हैं, वो रेवेन्यू पे करने के चक्कर में लोन लिए जा रहे हैं और लोन में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है तो वो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे, लोन भी खुद से, रेवेन्यू भी खुद से नहीं दे पा रहे, और लोन जो है वो भी पैसे भी वापस नहीं दे पा रहे। तो एक तरह से ये साइकिल बन गई जहाँ पे वो फंस गए, ठीक है, एक चीज़ ऐसी साइकिल बन गई जहाँ पे वो फंस गए और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि वो मनी तो वापस दे ही नहीं पा रहे थे। तो मनी लेंडर के पास ही वो, मतलब मनी लेंडर्स पे वो डिपेंड रहते थे और वो बस मनी लेंडर बस उन्हें लूटे जा रहा था। 1840 में एक साइन दिखता है इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ ₹100, मतलब हमें एक तरह से दिखता है कि कैसे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, ठीक है, 1840 में, जहाँ पे रेवेन्यू डिमांड जो है वो एक तरह से ना एक्स ऑर्बिटेड हो गई, ठीक है, सिस्टम को रिजिट कर देती है रेवेन्यू डिमांड, और जो पीजेंट है उनकी इकोनॉमी जो है वो फिर से कोलैप्स हो गई, ठीक है। जब 1840 में हमें दिखता है कि सब कुछ सही होने ही लग गया था, तो क्या होता है, रेवेन्यू डिमांड जो है वो एग्जॉर्बिटेट हो जाती है, सिस्टम को रिजिट कर देती है, और पीजेंट की इकोनॉमी जो है, ठीक है, पीजेंट की जो इकोनॉमी है वो with the verge of collapse as the revenue demand was moderate। अब जो रेवेन्यू डिमांड था वो मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। जो ब्रिटिश है वो कहते हैं भाई तो बेचारे रेवेन्यू दे नहीं पा रहे, अब क्या करें, तो ये उनका लोन कम करने के लिए जो रेवेन्यू है उसको मॉडरेट लेवल पे कर देते हैं, जहाँ पे एक तरह से उनका फ़ायदा होने लग जाता है पीजेंट का, और इंकरेजमेंट हो जाती है अपनी कल्टीवेशन को एक्सपांड करने के लिए। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि कल्टीवेशन जो है एक्सपांड हो सके, और जब वो कल्टीवेशन एक्सपांड हो जाए तो वो रेवेन्यू फिर से वो अच्छा खासा मांगने लग जाए, ठीक है। बट टू एक्सपांड कल्टीवेशन पीरियड नीड, अब क्या होता है, वो ना लैंड भी दे देते हैं, ठीक है, यही इस आइडिया में सोचकर वो लैंड भी दे देते हैं ताकि पीजेंट को कि भाई तुम ये लैंड लो, कल्टीवेट करना शुरू कर दो इस पर, ठीक है, और हम थोड़ी सी है ना जो रेवेन्यू डिमांड है उसको मॉडरेट लेवल पे कर देंगे। लेकिन कल्टीवेशन को एक्सपांड करने के लिए उनको चाहिए प्लग, और कैटल भी चाहिए उनको, और साथ ही साथ उन्हें सीड्स को भी खरीदना है, और उनको लैंड भी चाहिए। देखो लैंड, सॉरी उन्होंने दिया नहीं था, सॉरी, ठीक है। तो अब वो क्या होता है,
जब मॉडरेट तो कर दिया, भले ही उन्होंने जो रेवेन्यू है उसे मॉडरेट लेवल पे कर दिया, लेकिन फिर भी जो प्लग और कैटल की ज़रूरत है वो है कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद सीड और लैंड की भी ज़रूरत है, और इन चीज़ों के लिए उन्हें फिर से मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था। तो एक तरह से वही साइकिल पे वो फिर से ट्रैप हो गया, भले ही जो रेवेन्यू है वो मॉडरेट लेवल पे हो गया। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आपको ये भी याद रखनी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देन केम द कॉटन बूम। अब ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अचानक से पीजेंट की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं और अचानक से पीजेंट की ज़िंदगी में दुख भी आ जाता है। देखो 1860s में क्या होता है, 3/4 ऑफ कॉटन जो है ना वो ब्रिटेन से, मतलब अमेरिका से ब्रिटेन ही आ रहा होता है, ठीक है। कॉटन जो है वो इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन में अमेरिका से, ठीक है, 1860s के टाइम पीरियड में। तो क्या हुआ 1857 में क्या हुआ, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन जो है ब्रिटेन में, वो देखो ये जो है ना ये एक डिटेल है जो कि CUET के उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और MC मतलब CBSE में भी आ सकता है। देखो कौन कौन सा अमेरिका में सप्लाई करते थे कॉटन ब्रिटेन को। 1857 में जो बना हुआ था द कॉटन सप्लायर एसोसिएशन, जो कि ब्रिटेन में बना था 1857 में, ये अमेरिका को मतलब ब्रिटेन को कॉटन देता था। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। देखो जब अमेरिका से ब्रिटेन में कॉटन आता था तो उसको कौन मैनेज करता था, 1857 में बना हुआ द कॉटन सप्लायर एसोसिएशन, जो कि ब्रिटेन में फाउंड होता है और उसको मैनेज करता है। ऐसी फिर 1859 में जब मैनचेस्टर कॉटन सब कंपनी, ठीक है, द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनती है, वो भी वो जो कॉटन का वर्क है उसको संभालती है। तो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें ये लर्न करनी है, ठीक है। फिर सिविल वार हो जाती है अमेरिका में, जिसकी वजह से कॉटन जो इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन में वो कम हो जाता है। कॉटन इंपोर्ट जो है वो एक तरह से है ना सॉइल ऐसा क्लाइमेट मतलब वो है ना क्लाइमेट भी अच्छा खासा मांगता है, फेवरेबल मांगता है कॉटन को बढ़ाने के लिए, और सूटेबल सॉइल चाहिए होता है कॉटन को ग्रो करने के लिए, और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए ना चीप लेबर चाहिए होता है, ठीक है, मतलब चीप लेबर की ज़रूरत होती है, वरना बहुत ज़्यादा काम होता है उसमें, तो ठीक है। तो जब अमेरिका में सिविल वॉर हो गई तो जो ब्रिटिशर्सों ने दिखा कि कैसे इंडिया में भी तो कॉटन, इंडिया से कॉटन जो है वो इम्पोर्ट होकर ब्रिटेन जा सकता है, ठीक है। तो जो बॉम्बे कॉटन मर्चेंट्स होते हैं ना वो है ना कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स में विजिट करते हैं, और वहाँ पे वो है ना कॉटन के जो कल्टीवेशन है उसको पीजेंट के अंदर इंकरेज करने की कोशिश करते हैं। कौन, बॉम्बे कॉटन मर्चेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो है ना क्या करते हैं, गिवन 100 रुपीज़ एडवांस देते हैं फॉर एवरी एकड़, हर एकड़ के लिए वो 100 रुपीज़ एडवांस देते हैं, और वो वहाँ पे कहते हैं कि देखो तुम कॉटन और शाहूकार जो है, देखो क्या होता है कि जो वो कहते हैं कि हाँ ये तुम 100 रुपीज़ रखो, हर एकड़ के लिए वो 100 रुपीज़ देते हैं ताकि वहाँ पे वो कॉटन को ग्रो करे, कौन, पीजेंट्स। और शाहूकार वे आर मोर विलिंग टू एक्सचेंज लॉन्ग टर्म लोन्स, और ये सब देखकर, क्योंकि शाहूकार जो है लोन लेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो शाहूकार को दिखता है कैसे पीजेंट्स के पास तो काम आ रहा है ना, तो पीजेंट्स के पास जब काम आ रहा है तो वो लोन लेंगे, लोन लेने के बाद काम से पैसे आएंगे तो वो लोन दे भी पाएंगे। तो इसलिए जो शाहूकार होता है ना उसको लगता है कि अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, तो शाहूकार जो है वो लोन को जो है एक्सचेंज करने के मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए एक्सचेंज करने के लिए वो मान जाता है, ठीक है। अब 1816 और 1864 में क्या होता है, कॉटन जो है ना वो एक्रेज डबल होने लग जाती है। कॉटन की जो इंपोर्ट है ब्रिटेन में इंडिया से वो बहुत अच्छी हो जाने लग जाती है, और 1864 में % ऑफ कॉटन इम्पोर्ट्स इनटू ब्रिटेन इंडिया, ठीक है, अच्छी खासी परसेंटेज जो है 1862 में 90% ऑफ कॉटन जो है वो इंडिया से ही जा रहा था, ठीक है। अब डाउनफॉल आ जाता है, ठीक है। अमेरिका कब तक सिविल वार फेस करता रहेगा, कहीं ना कभी तो सही होगा वो, ठीक है। तो हाँ वो सही हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रेडिट है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, जो पीजेंट्स बेचारों का है। सिविल वॉर जब एंड हो जाती है, जो कॉटन प्रोडक्शन है इंडिया में अमेरिका में वो रिवाइव हो जाता है, और इंडियन कॉटन जो एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन में वो अचानक से वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पे जो सारा क्रेडिट है वो ज़्यादा सूख जाता है, मतलब एक तरह से ख़त्म हो जाता है क्रेडिट, और रेवेन्यू डिमांड जो है वो वापस से इंक्रीज़ हो जाती है, और न्यू सेटलमेंट जो हो रही थी डिमांड में वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एंड इन द न्यू सेटलमेंट यानी कि जो रियायत वाली सिस्टम बनाया था, ठीक है, उसके हिसाब से तो और ज़्यादा वो क्या बोलते हैं रेवेन्यू बढ़ा देते हैं, और वो सीधा 50 रुपीज़ से 100% जो है रेवेन्यू बढ़ जाता है, ठीक है। और
क्या हो रहा था, जो लोन था वो भी अब उन्होंने बंद कर दिया देना, ठीक है। अब एक तरह से पीजेंट्स को ना दिखता है कि हमारे साथ तो इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, क्योंकि जो मनी लेंडर्स थे वो तो अच्छा खासा जब उन्हें फ़ायदा दिख रहा था तो वो पैसे दे रहे थे, लेकिन जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब पैसों की, तो मनी लेंडर्स पैसे नहीं दे रहे, वो लोन को और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे, ठीक है। मनी लेंडर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो रहे हैं, ठीक है। अब क्यों वो पीजेंट जो है मनी लेंडर से एक उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मनी लेंडर्स ब्रिटिशर्स से पहले भी उनके साथ थे, ठीक है। एक तरह से रेगुलेटेड रिलेशनशिप था मनी लेंडर्स और प्रियॉट्स के बीच में, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए तो मनी लेंडर्स जो हैं उन्होंने भी अपना असली मुंह दिखा दिया। फेयर इंटरेस्ट हुआ करता था ब्रिटिशर्स से पहले, जहाँ पे कोई भी जो प्रिंसिपल से पहले वो चार्ज नहीं करते थे, मतलब जो प्रिंसिपल है, मतलब जो अमाउंट अगर समझो 50 ली है तो उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है अप्लाई ही नहीं हो रहा था, ठीक है। फेयर इंटरेस्ट की बात तो कोई कर ही नहीं रहा था मनी लेंडर। और चेंज ओवर 200 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन दो, अगर कोई भी प्रेजेंट जो है 100 रुपीज़ का लोन लेने आ रहा है तो उस पर 2000 का जो है वो इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो कहाँ से पीजेंट पे कर पाएगा, ठीक है। और जो देखो ये सब इन्वेस्टिगेट किसने किया था, डेक्कन रिवॉर्ड कमीशन, ठीक है। इसको सबको इन्वेस्टिगेट करने वाला डेक्कन रिवॉर्ड कमीशन की मतलब कमीशन था, ठीक है, जहाँ पे वो देखते हैं कि कैसे रिवॉर्ड जो है मनी लेंडर्स को एज डेवियस एंड डिसाइडफुल की नज़रों से देख रहे हैं, ठीक है। जो देखो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो है ना लिमिटेशन लॉ को भी पास कर देते हैं। लिमिटेशन लॉ में क्या होता है, जो लोन बॉन्ड्स है वो सिर्फ जो मनी लेंडर्स और जो रिवॉर्ड्स हैं उनके बीच में सिर्फ 3 साल तक ही वैलिड रहेगा, ठीक है, उसके बाद वो नहीं रहेगा, ठीक है। अगर रिवॉर्ड्स 3 साल तक वो जो पैसे हैं उनको पे कर पाए तो कर पाए, वरना फिर वो आगे जाके वैलिडिटी उसकी खो देगा, फिर बाद में वो जो लोन का जो बोर्ड साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ब्रिटिशर जब इसे पास करते हैं तो ये तो रिवॉर्ड्स का फ़ायदा था कि 3 साल तक उन्होंने पे करा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये होता है लिमिटेशन लॉ, ठीक है। अब मनी लेंडर्स जो थे ना वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो जब देखो पीजेंट जब लोन देने आता था ना, लोन को वापस देने आता था तो ना मनी लेंडर्स रिसिप्ट नहीं देते, ठीक है। वो कहते हैं भाई हम तो तुम्हें रिसिप्ट दे नहीं रहे, जाओ यहाँ से, ठीक है। और वो एक तरह से फिक्टिशियस ईयर ऑफ फिगर इन बॉन्ड, देखो अब एक तरह से जो इतने सालों से बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है मनी लेंडर्स और पीजेंट के बीच में। और जो मनी लेंडर्स को हार्वेस्ट के लिए जब देखो एक्वायर द पीजेंट हार्वेस्ट एट अ लो प्राइस एंड अनलिमिटेड टू ओवर द प्रॉपर्टी, अब क्या होता है मनी लेंडर्स के बीच में और लालच आ जाता है, वो क्या करते हैं, वो जो पीजेंट की हार्वेस्ट है उसको भी लो प्राइस में खरीद लेते हैं, ठीक है। कम दामों में लोग पीजेंट की हार्वेस्ट जो खरीद लेते हैं और ये कहते हैं भाई तुमने तो लोन पे ही नहीं करा, जब लोन पे करते तो उन्हें रिसिप्ट नहीं देते, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टी पे वो हक जमा मतलब हमला करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। अब टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन दे बिलीव हैव टू बी क्लियरली अनब्रेजिंग एंड कैटेगरी stated in the contract date and their bonds are regulated by law। अब जो टर्म्स होता था ट्रांजैक्शन का मनी लेंडर और पीजेंट्स के बीच में वो एक तरह से लॉ के हिसाब से होता था, ठीक है। जहाँ पे जो मनी लेंडर्स है वो फिर से गलत फ़ायदा उठाते थे, वो क्या करते थे, वो थम्स जो है ना मतलब जो भी पीजेंट्स थे उनके थम का अंगूठा छाप ले लिया करते थे डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। और जो पीजेंट्स होते थे उन्हें तो पता ही नहीं होता था कि वो किस पे अपना अंगूठा छाप दे रहे हैं, ठीक है, किस पे अपना साइन दे रहे हैं वो थम का, ठीक है। और इसी तरीके से ठीक हो इसके बहाने वो क्या करते थे, वो है ना इसी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया करते थे। अब डीड्स एंड बॉन्ड अपीयर्ड एज अ सिंबल ऑफ न्यू ऑपरेशन सिस्टम, और जो डीड्स एंड बॉन्ड था ना एक न्यू ऑपरेशन सिस्टम की तरह देखा गया, ठीक है। अब जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है, परेशान नहीं हो, ठीक है। ये हमारा बस थोड़ी सी बचा है। अब रिवॉर्ड्स राइट, अब देखो हमें पता लगा कि कैसे डेक्कन रिवॉर्ड्स कमीशन है उसने ये सब देखा कि किस तरह से पीजेंट के साथ क्या हो रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वरीड अबाउट द मेमोरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 1857 के बाद जो 1857 में जो भी चीज़ें हो रही थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो गवर्नमेंट है बॉम्बे की उसको कहती है कि भाई तुम एक कमीशन सेटअप करो और जो भी रिवॉर्ड्स जो उस टाइम पे हो रहा था उनके साथ उसको इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आती है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट होती है 1878 में, ठीक है, जिसको कहते हैं डेक्कन रिवॉर्ड्स रिपोर्ट, ठीक है। अब हमारा कंक्लूजन क्या है इस रिपोर्ट के हिसाब से, देखो जो भी हमने रिपोर्ट्स हमने पढ़े, हमने फिफ्थ रिपोर्ट पढ़ा, इसके बाद में हमने डेक्कन रिवॉर्ड्स कमीशन के जो रिपोर्ट थे वो सब पढ़े। तो इन रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट जो थी वो डिमांड करती थी, देखो जो गवर्नमेंट का डिमांड, देखो
जो ये डेक्कन कमीशन का रिपोर्ट में हमें क्या पता लगता है कि जो गवर्नमेंट से गुस्सा नहीं थी पीजेंट्स तो गुस्सा थी मनी लेंडर्स से, ठीक है, मनी लेंडर पे गुस्सा थी क्योंकि मनी लेंडर उनका इतना दिमाग ख़राब कर रहे थे। और ऑफिशियल रिपोर्ट जो है ना, जैसे कि 5th रिपोर्ट, ये एक इनवैल्यूएबल सोर्स है, इसमें कोई भी ट्रुथ नहीं है, इसमें सब एग्जैजरेटेड किया गया है। और इसमें अगर इस रिपोर्ट से हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को, तो बस हम झूठ जान रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से इनवैल्यूएबल है, ठीक है। एंड हियर द एंड ऑफ द चैप्टर, ये हमारा चैप्टर एंड है, ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये जो PDF है मैंने आपको वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। हमारा चैप्टर बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना। थैंक यू गाइज एंड फॉलो मी।